अब जरा हम जाते हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं और मैं खुद बड़ा बेताब हूँ उसको जरा करीब से देखने के लिए, क्योंकि ये मशीन जो है ना, ये जब हम टीवी पे देख रहे थे हमें बड़ा अट्रैक्ट करती थी कि जैसे ये मिसाइल फायर करती है, इसको आप बैटरी कहते हैं या लॉन्चर जो भी है फतेह 1 का, इसको जरा करीब से देखते हैं। और मेरे पास बहुत सारे सवाल है इससे मुतल्लिक, और मुझे पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट और डिस्क्रीट रखी जाती है ताकि एनिमी को आपके वेपन्स की ज्यादा डिटेल ना पता चले। और मेरे ख्याल से ये सरप्राइज एलिमेंट जो है इस जंग में हमारे लिए बड़ा मैटर कर रहा था। चले फिर बैटरी की तरफ। सर प्लीज। थैंक यू। तो जनाब ये है वो लॉन्चर बैटरी जहां से फतेह 1 पहली मर्तबा फायर किए गए। 140 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये वो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मली अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बिल्कुल ठीक वो तो और ये फतेह 1 है। फतेह 2 फतेह 3 भी हमारे पास है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन फायर हमने नहीं किया। सर हमारे पास फतेह 3 नहीं है, हमारे पास फतेह 5 तक है सीरीज। फतेह 5 तक है और उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और उसका फायर भी हो चुका है। नौबत नहीं आई वो चलाने की, उससे पहले दुश्मन सीज फायर कर गया। जी डेफिनेट। सही है। ये देखने में तो बहुत बड़ी लगती है। मैं जब टीवी पे देख रहा था कि फायर कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी मशीन है ये। और ये है जिसपे फतेह 1 मिसाइल्स जो है। जी बिल्कुल, ये है फतेह 1 मिसाइल जिसपे लोड होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं और ऑलमोस्ट इसकी कैपेबिलिटी है 8 रॉकेट्स एट अ टाइम फायर करने की। आपके टारगेट्स क्या थे जब आपने ये लॉन्च किया? सर हमें बेसिकली हमारे सीनियर लीडरशिप की तरफ से वो दुश्मन के टारगेट्स को एंगेज करने का कहा गया जिनसे हमारे निहत्ते और मासूम सिविलियंस को 5 और 6 की रात को एंगेज किया गया। सही। और इसमें मेनली दुश्मन की एयरफोर्स स्टेशंस, एयर बेसिस और उनकी क्रिटिकल एमुनिशन स्टोरेजेस शामिल थी। सही है। तो उन्हीं टारगेट्स को जहां से आपको लग रहा था कि वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी और हम बिल्कुल प्रिसाइजली एंगेज करते हैं। हम कोलेटरल डैमेज पे यकीन नहीं करते, ना सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, शातिर और बुज़दिल एनिमी की तरह। सो अब जो कहते हैं ना कि वॉरफेयर बिल्कुल बदल चुकी है, हमने इस जंग में देखा, अभी ईरान के ऊपर जब अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, ऐसा नहीं है कि बूट्स ऑन ग्राउंड है और फोर्सेस आमने सामने लड़ रही हैं। हमने टीटीपी का मुकाबला किया इस तरीके से, ये तो हमने देखा है कि जब वो आते हैं यहाँ पे एक बैटल होती है आपकी। लेकिन ये जो है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है सर। तो इसकी जरा बताएं कि तैयारी कैसे होती है, मशीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप प्रिसाइसली स्ट्राइक करें दुश्मन को? सर नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में जैसे इसका मतलब ही ये है कि आपने दूर रहते हुए विदाउट कॉन्टैक्ट फेज में जाने से पहले आपने दुश्मन के साथ लड़ना है, बेसिकली उसको मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना है जितना भी पहुंचा सकते हैं। तो इट इज़ ऑल टेक्नोलॉजी बेस्ड। जो दुनिया के मुल्क इस जितनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में उतने ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आप यूरोप उठा लें, यूरोप के मुल्क नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में इस टाइम सबसे पीछे चल रहे हैं। तो आप ये देख लें कि हमारी आर्मी कितनी आगे होगी कि यूरोप से आप समझें कि हम कई सालों आगे हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के। क्योंकि इस जंग में तो हमने देखा था ना जो पाकिस्तान इंडिया की हुई कि उसमें आपके पास मिसाइल्स कितने बेहतर है, प्रिसिशन क्या है, ऑब्वियसली उसके लिए आपकी ट्रेनिंग और आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा है। तो ये चीजें अब ज्यादा मैटर करती हैं जंग में। और ऑब्वियसली जब आप फिजा में जाते हैं तो आपके जहाज कितने अच्छे हैं, आपकी पायलट्स की ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज आप किस हद तक वार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारी रेंज कैपेबिलिटीज अनलिमिटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम इंडिया को जहां तक आप सोच सकते हैं, ये मैं 140 किलोमीटर मिनिमम है। ये मिनिमम है। ये पहला फेज था जो कि जिससे हमने एंगेजमेंट की। इसके बाद बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हैं हमारे पास। सही। अब जरा बताइएगा, टारगेट्स आपको पता चल गए कि आपने उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना है जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। हाउ डू यू सेट द टारगेट? बिकॉज 100 किलोमीटर दूर मारना है, 150 किलोमीटर दूर मारना है, वो प्रिसिशन कैसे आपको मिलती है? सर एक्चुअली ये जो लॉन्च व्हीकल है इसको एक डिटैचमेंट, एक टीम होती है ट्रुप्स की जो ऑपरेट कर रही होती है। इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सोल्जर उसने उसमें मास्टरी हासिल की होती है। तो जब तक हर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह चले ना तो ये वेपन फायर नहीं करता, मीनिंग देयर बाय इट इज अ टीम एफर्ट। कोई सिंगल बंदा इसको फायर नहीं कर सकता। अच्छा। और कितने लोग चाहिए होते हैं, जैसे कितनी टीम होती है? सर ऑलमोस्ट आप कह लें 6 से 8 बंदों की टीम है। अच्छा। जो कि इसको फायर करती है। और एक्यूरेसी का मैं आपको ये बता दूं कि इट इज हाईली एक्यूरेट वेपन, बिल्कुल पिन पॉइंट एंगेजमेंट कर सकता है ये अपने टारगेट की। और कितने फायर किए उस दिन आप लोगों ने?
सर मतलब उस बेतहाशा location से किए थे? बेतहाशा मुख्तलिफ लोकेशन से बेतहाशा फायर किए। अनलिमिटेड स्टॉक्स थे आपके पास, करो। डेफिनेटली अनलिमिटेड स्टॉक्स थे, अनलिमिटेड टारगेट हमें दे दिए गए थे कि इनको एंगेज करना है। वो दुश्मन ही एंड पे भाग गया, उसने सीज फायर का सफेद झंडा खड़ा कर दिया, वरना हम तो फील्ड में गए ही एंगेजमेंट के लिए थे। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस तो करते होंगे, ट्रेन तो करते होंगे इस पे, सिमुलेशंस वगैरह ये सारी चीजें। Definitely. लेकिन जब पहला मिसाइल फायर हुआ उस वक्त क्या फीलिंग थी? सर वो फीलिंग जो है ना, अगर आप देखें तो मेरी डिटैचमेंट जो पूरी थी, वो वीडियो का आपने पहले भी जिक्र किया है, जी जी। उसमें उनके नारे और उनकी मोटिवेशन से आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया होगा कि क्या। और वो आपकी कमांड पे था कि फायर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि मैं एक गाजियों की यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर हूँ, और अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा कर सकूँ वो काम है। तो वंस यू फायर द मिसाइल, जब फतेह 1 लॉन्च हो जाता है यहाँ से, आपको ये पता चल जाता है कि ये टारगेट को हिट किया है? क्योंकि हम जब इसको टीवी पे बैठ के कवर कर रहे थे तो ऑब्वियसली ISPR की तरफ से हमें फुटेजेस आ रही थी कि जो बॉर्डर पार, चाहे वो ब्राह्मोस स्टोरेज साइट हो, कोई एम्यूनिशन डिपो हो, कोई इनका एयर बेस हो, उस पे जो डैमेज हुआ जाके उसकी विजुअल्स हमें आई, यानी कि ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड कोई ना कोई हमारी इंटेलिजेंस मौजूद है। लेकिन आपको यहाँ पता चल जाता है कि हाँ ये टारगेट को हिट किया है या टारगेट से हट गया है। और अगर जैसे उनके पास S-400 थे, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, जिसकी बड़ी तारीफ की जा रही थी कि वो आपके मिसाइल्स को नाकारा बना देगा, इंटरसेप्ट कर लेगा, तो क्या हमारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी हुए? सर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ। और इधर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने टेक्नोलॉजी में ओवरऑल तरक्की की है। सिर्फ इस वेपन में इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। हमारे पास बैटल डैमेज असेसमेंट का ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट करता है कि आपका रॉकेट कितनी एक्यूरेसी में उस टारगेट को कितना उसने डैमेज किया है। वो एग्जैक्टली सैटेलाइट्स के ज़रिए हमें हमारी सीनियर लीडरशिप को पता चल जाता है। अगेन सब्सिक्वेंटली वो फ्लोट हो के बाद नीचे लेवल तक ट्रेवल करती है। सही है, तो पता चल जाता है कि जी बिल्कुल, डेफिनेटली सही है। इंटरसेप्ट नहीं हुए मिसाइल्स आपके? अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मिसाइल। S-4 आपके फतेह 1 को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गया। सर मैं यही अपने दुश्मन के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि वो S-400 पे पैसे ज़ाया करना कम कर दें और अपनी गुर्बत पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पे तवज्जो दे। ऑपरेशन सिंदूर 2 का सोचे भी ना। अगर होता है लॉन्च तो फिर क्या क्या हमने क्या सीखा है? कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली आपकी कमी पेशी होती है, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ऑल्सो, आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सीखा? अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई मिस एडवेंचर का मूड होता है, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? जी हमारे शातिर दुश्मन के लिए हमारा एक ही मैसेज है, वी आर मच अवेयर ऑफ द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव डेवलप्ड नीश कैपेबिलिटीज़। वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक द एनिमी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग एंड विथ प्रिसीजन। दुश्मन अगर किसी मुबालगा राई में है तो उसको उससे निकलना पड़ेगा। और सर आपकी तवस्सुत से मैं दुश्मन को एक और मैसेज देना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम आपको ये नहीं कहेंगे कि नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट टाइम आपने ऑलरेडी हमारा रिस्पॉन्स देख लिया, रादर वी विल से नाउ जस्ट मल्टीप्लाई आवर प्रीवियस रिस्पॉन्स विद 100 एंड यू विल गेट द आंसर। वाओ! तो लास्ट टाइम भी जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ था तो उसके बाद DGI इस पे आए, उन्होंने कहा नाउ यू जस्ट वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। और पूरी कौम उस वक्त मुंतजिर थी कि वो किस किस्म का रिस्पॉन्स होगा। अपने से 7 गुना बड़ा मुल्क जिसकी